और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। लेकिन डेप्रिसिएशन किसके एसेट्स की? एस के, SRE डेबिट और एसेट क्रेडिट। कब से लेके कब तक की? was acquired on lease, एक मशीन लीज पर ली गई for a period of 4 years at an annual lease rental of 28 million payable in advance. Interest rate implicit in the lease is 10%. The present value 28 plus 28 into 1 minus 1 point raised to power minus 3 divided by 0.1 is equal to 98. Okay. Date, installment, यकम जनवरी 16, यकम जनवरी 16, यकम जनवरी 17, यकम जनवरी 18, 98. इंस्टॉलमेंट 28, 28, 28. जी इंटरेस्ट 70, 70. आगे ओके सॉल्यूशन आ रहा है इसका। वेट ओके नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने 31, 12, 17 की कल कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अच्छा कल से कैलकुलेशन चल रही थी, इस एसेट में के बारे में 3 चीजें आएंगी, राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, और क्योंकि एडवांस का सवाल है इसलिए इंटरेस्ट पेएबल। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। ओके व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज? 98। सॉल्यूशन आ रहा है माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ, या लाइफ गिवन नहीं तो लीज टर्म मल्टीप्लाइड बाय 2। लाइफ गिवन नहीं तो मजबूरन लीज टर्म पे डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, कम्स टू 49। जी यही वैल्यू कितने लोगों की आई थी घर में? ओके वाली फिगर पे प्रॉफिट रिवर्स करना है। अच्छा लोन खत्म कराने की कल एंट्री करवाई थी, बताएं। लोन पेएबल डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा इंटरेस्ट कैंसल आउट कराने की उसने डायरेक्ट दूसरे साल के एंड पे ब्रेक लगाई है। लीज लायबिलिटी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी, करंट पोर्शन है 23 और नॉन करंट है 26, 23 से 26 इत्तेफाकन बराबर आ गया। इंटरेस्ट पेएबल 31 दिसंबर 17 के साल का इंटरेस्ट यकम जनवरी 18 को पे होगा 5। टैक्स बेस इज 0 और फिर इसके बाद जो है वो यू विल डू ऑल दिस टैक्सेबल, डिडक्टेबल, टेम्परेरी डिफरेंस जो भी है वो भी कॉपीज बांट दें। ओके नाउ कम ऑन बिल्डिंग। अब आप बिल्डिंग की तरफ आएंगे। पॉइंट नंबर 8, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल, आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, आगे 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 देख के बोलते रहे। फीस रिसीवेबल, फीस पेएबल, फीस सर्विसेज। जो सफ़ा आपके पास आ रहा है, अभी जो सफ़ा आपके पास आ रहा है उसमें देखें बैक साइड पे सोल्यूशन हुआ हुआ है। हाँ हुआ हुआ है।
ओके, हाथ खड़ा कर दें, पेज ना मिले हो तो ये वापस ले लें भाई। ओके, कम ऑन पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 पे हैं। कल वाले नोट्स निकालो, अभी कल वाले निकालो। वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 17। हम खड़े हैं 31 दिसंबर 17 को। ऑन यकम जुलाई 2017, यकम जुलाई 2017 को आरएल सोल्ड, आरएल ने बेची वन ऑफ इट्स बिल्डिंग, वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग्स, 4 में से एक बिल्डिंग बेची। वन ऑफ इट्स 4 बिल्डिंग्स फॉर ₹60 मिलियन, 60 मिलियन की बेची। These buildings were acquired on यकम जनवरी 13। टाइम पे आया करें। These buildings were acquired on यकम जनवरी 13। ये बिल्डिंग्स यकम जनवरी 13 को एक्वायर की गई थी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 मिलियन, 100 मिलियन के एतबार से ईच, हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30 years। ओके, यकम जनवरी 13 को कितनी बिल्डिंग्स खरीदी? 4। यकम जनवरी 17 की सुबह भी कितनी पड़ी होंगी? यकम जुलाई 17 की शाम को कितनी पड़ी होंगी? 31 दिसंबर 17 की रात को कितनी पड़ी होंगी? मैंने क्या करना, जो बिकी हुई बिल्डिंग है उसको देख के कि बिकी हुई बिल्डिंग की मैं WDV निकालूं और डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं और गेन लॉस में लेके जाऊं। भाई किधर देख रहे हो वाइट शर्ट? बिकी हुई बिल्डिंग का गेन लॉस निकाल लूं, डिस्पोजल अकाउंट बनाऊं। मैंने क्या करना? मुझे किससे कंसर्न है? मुझे सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि जो मेरे पास पड़ी हुई बिल्डिंग्स हैं उनकी क्लोजिंग WDV क्या। हाँ, करंट टैक्स की वर्किंग मांगी होती तो बिकी हुई बिल्डिंग की WDV और कैश रिसीव्ड रेलेवेंट हो जाता ताकि डिस्पोजल अकाउंट में अकाउंटिंग का गेन लॉस आता। लेकिन अभी बिकी हुई बिल्डिंग के बारे में कोई डाटा अवेलेबल करने का उसको फायदा नहीं है। तो बता दें 31 दिसंबर 17 की रात को कितनी बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं? 3। तो जस्ट अप्लाई एन शॉर्टकट, एक शॉर्टकट लगाएं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ वन बिल्डिंग? हमारे पास कितनी पड़ी है साल के आखिरी दिन? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज 300? What is the depreciation of what is the depreciation of all buildings for 1 year? 30 नहीं, इसको काटेंगे। ये 1 साल की डिप्शन आ गई। यकम जनवरी 13 और 31 दिसंबर 17 के दरमियान कितने साल हैं? पूरा 13 का साल, 14, 15, पूरा 16 का साल, पूरा 17 का साल, 5 साल है। जी बोले। What is this? This is accumulated depreciation of 4, सफल लेके आया करो ना। This is accumulated depreciation of 4 buildings as on 3 buildings as on 31 दिसंबर 17। हमें कंसर्न 4 बिल्डिंग से है, 3 से। तो हमने एक को लिया ही नहीं, ना खरीदवाया ना बिकवाया। ओके, सफल लेके आया करो भाई, पता है आप लोगों को सफल लेके आना होता है। ओके, चले जी। आप बताएं, आप 3 बिल्डिंग्स की कॉस्ट 300, 3 बिल्डिंग्स की 5 साल इनकम क्रेडिट अदर इनकम में डालते हैं। डिविडेंड कहीं जाना है ना, सेल में जाना है, कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों की भी तैयारी हो साथ साथ। जी, रिसीवेबल डेबिट बोले, अदर इनकम क्रेडिट। पी को खुशी होगी, डिविडेंड मिला, अदर इनकम क्रेडिट। ठीक है, ये डिविडेंड बांटने वाला एंट्री करता है, ये डिविडेंड देने वाला एंट्री करता है। पी जितना एस डिविडेंड बांटेगा, पी कहेगा मैंने ओनर्स को बस साल के एंड पे कितनी पड़ी है? 3। एक कितने की? सारी कितने की? लेकिन 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने साल की डेप्शन आएगी? हमें कितने साल की डेप्शन चाहिए? क्योंकि हम 31 दिसंबर 17 की रात को खड़े हैं। व्हाट इज द accumulated depreciation? 50। व्हाट इज द accumulated depreciation?
50. What is the cost of 3 buildings? Cost minus accumulated addition. What is the WDV of 3 buildings? Okay, next. अब टैक्स रूल्स के मुताबिक, ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है टैक्स रूल्स के मुताबिक, जरा फोकस कीजिएगा। यकम जनवरी 13 को कितनी बिल्डिंग्स थी? सोच के बोला 4। हमें 4 से कंसर्न है, 3 से। हमने बेचने वाले का गेन लॉस नहीं निकालना, हमें 3 से कंसर्न है। 300 ज़रब 90%, ये एक शॉर्टकट है। 300 ज़रब 90%, ये 1 साल के डेप्शन माइनस हो गई। अब 300 पिक्चर्स, जी एनसीआई कहां पर? हाँ वो सारा आएगा, अभी तो वो जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं वो मैं करने लगा हूं। अब सवाल को क्लोज करते हैं, उसी तरह सवाल को क्लोज कर लेते हैं। वो तो मैंने चलेगा, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा तरीका, स्ट्रेट लाइन में इसी तरह ये WDV में चलेगा, क्योंकि अब आप 300 पे नहीं लगा रहे 90, अब आप 300 के 90 पर 90% लगा रहे हैं। इट इज WDV मेथड। अब 300 बार बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 90 से, वो स्ट्रेट लाइन हो जाता। 300 का 90 लगा, वो जो परसेंटेज, वो जो फिगर आई फिर उस पे 90 लगा। इसका मतलब है मेथड कौन सा हो गया? स्ट्रेट लाइन WDV। दो, तो ये 3 एंट्रीज थी, नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर प्रॉपरली, अकाउंट फॉर, अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर करने के बाद एक एरर हो गई है। क्या? हमने आपस के रिसीवेबल पेबल खड़े कर दिए। एरर हुई है कि नहीं हुई? While accounting it for, the question was saying it was okay. बस इट्स ओवर। या एक ये तरीका भी हो सकता था, 300 इंटू 0.9 रेज टू पावर 5, 1 2 3 4 रेज टू पावर 5 भी करके हो सकता था, बट इट इज WDV। प्लीज, ये WDV में ऐसा होगा। 300 ज़रब 90%। ओके, और इसमें एक हकीकत है कि जो डेप्रिसिएशन है वो साल के पहले दिन से हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, और अगले आखिरी साल के भी आखिरी दिन तक चार्ज हुई है, फिर ये शॉर्टकट लगेगा। ओके, व्हाट इज द आंसर? 170। ब्लैक मार्कर ला दें एक दो। वन 13 बिल्डिंग के आगे देखें, सिंगल स्टार के साथ 50 कैलकुलेट हुआ है, मिल गया, और डबल स्टार के साथ 177 कैलकुलेट हुआ है। नीचे डबल स्टार के साथ वर्किंग हुई हुई है। कई दफा वर्किंग का रेफरेंस ना देना हो तो स्टार लगा के भी काम चल जाता है। लेकिन जो हजरात ने टी काउंट बनाया, तो ये एक पास पेपर का सवाल था रोज, लेकिन मैंने उसको अमेंड करके कल आपको दिया था। तो जिन हजरात ने टी काउंट बनाया और उनका टी काउंट मैच नहीं कर रहा मेरी आज की वर्किंग से, तो उन हजरात के लिए नीचे लिखा हुआ है ऑन बुक पेज 347 इन वर्किंग 6 to 7 यू कैन सी बिल्डिंग कैलकुलेशंस इन फॉर्म ऑफ टी काउंट्स। तो जिन्होंने घर में टी काउंट बनाया, डिस्पोजल वगैरह डाल के और थोड़ा लेंथी तरीके से चले हैं, अगर वो अपनी कैलकुलेशंस चेक करना चाहते हैं तो टी काउंट, कितने लोगों ने टी काउंट बनाया था घर में, तो वो टी काउंट से अगर उनकी कैलकुलेशन आपके जहन में, आप भी देखोगे, आपके जहन में एक थॉट आ सकती है कि क्या कराया था सर ने क्लास में, आपस की इनकम रिकॉर्ड करा दी थी। पहले लगे होते हैं आपस की इनकम रिकॉर्ड नहीं करनी, इधर आपस की इनकम रिकॉर्ड करा के बिठा दिया था। मैं घर जाके सोच रहे होंगे ये क्या कराया हूं मैं, तो आपस की इनकम, आपस के रिसीवेबल पेबल तो कैंसिल हो गए, लेकिन आपस की इनकम रिकॉर्ड कर बैठा मैं।
आप ये सोचेंगे घर जाके मैंने तो आपस की इनकम रिकॉर्ड कर ली है। ना 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 ना, परेशान ना हो, कोई आपस की इनकम रिकॉर्ड नहीं हुई। इधर देखें, ये 50 यहां डेबिट हुआ है। अगर मैं चाहूं इस 50 को यहां डेबिट ना करूं, इस 50 को यहां डेबिट ना करूं, मेरे पास ऑप्शन होती है। एसआरई तो अकाउंट मैंने आपको बताया था एक ट्रांजिटरी अकाउंट है, इसने खत्म हो जाना है, इसका सब कुछ सीआरईएनसी में चले जाना है। मैं 50 यहां डेबिट नहीं करता, मैं क्या करूं 30 यहां डेबिट कर देता हूं और 20। अब जब वो 30 यहां डेबिट कर दूंगा तो ये आपस की इनकम को कैंसिल कर रहा है, ये जो 50 से इधर आके आपस की इनकम को कैंसिल कर रहा है। और आप याद रखिएगा हमेशा जब भी डिविडेंड बांटा आज वाला सवाल, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to Galaxy International, a listed company which was incorporated on 1 जनवरी 2009। ऐसे फ्रेश होके आया करें, नींद पूरी करके जबरदस्त हो, सारी एक्स्ट्रा करिकुलर को थोड़ा कम करने की कोशिश करें आप अपनी, और बड़े अटेंटिवली और तवज्जो से पढ़ाई को टाइम दें और जरा फ्रेश होके आया करें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू गैलेक्सी इंटरनेशनल, a listed company which was incorporated on 1 जनवरी 2009। ये रात 2 बजे जी ओके छोड़ें, बट आई एम पॉइंट सी। एस ने डिविडेंड का ऐलान किया बिफोर ईयर एंड, पी हैज करेक्टली रिकॉर्डेड द डिविडेंड, हाउएवर एस हैज येट नॉट अकाउंटेड फॉर द डिविडेंड। अच्छा ये डिविडेंड ना पे हो गया होगा, ये डिविडेंड थोड़ी बातें कम किया करें, क्लास के बाद कर लिया करें। वर्किंग 1, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 मिलियन। Required, prepare a note on taxation for inclusion in the company's financial statement for the year ended 2010, giving appropriate disclosure relating to current and deferred tax, including a reconciliation to explain the relationship between tax and account, along with comparatives। जी comparatives मांगे नहीं मांगे, comparatives नहीं मांगे, इसलिए हम सिर्फ किस साल का सवाल सॉल्व करेंगे 2010 का। चलें जी, The details of accounting and tax 30, बस ये एंट्री नहीं की। कितने लोगों ने इसी तरह किया था हाथ कर? सभी भी समझ नहीं आया? देखो ना, सवाल कह रहे पी ने एंट्री कर ली है तो एस को करा दो, ओए डिविडेंड बांटो। अच्छा बांटता हूं, एसआरई डेबिट, पेएबल क्रेडिट। अच्छा तुमने एंट्री, हाँ 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 मैंने रिसीवेबल डेबिट कर लिया है और इनकम भी क्रेडिट कर ली है। ओए शर्म नहीं आती, आपस के पेएबल रिकॉर्ड कर रहे हो, तुमने आपस के रिसीवेबल रिकॉर्ड किए हैं, इन्हें कैंसिल करा। बोले 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 डेफर्ड टैक्स की वर्किंग लगे हाथों साथ साथ ही कर जाते हैं। और इजलाल आप भी लेटाने लग गए। I was not expecting it from you at least. Come in second row, guy. Okay. करें जी, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वाली कैलकुलेशन कर दें। पॉइंट 2 आपके सामने है।
करें करें करें। इस एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन हो जाए तो S declared a dividend before year end. S correctly recorded the dividend. किसने रिकॉर्ड कर लिया? S ने। देखें इधर, S correctly recorded the dividend. S बोले SRE debit, payable credit 50. Past or to be past? Past. इधर डेबिट हुआ है, देखें इधर भाई 12.8 नहीं आ रही, टोटल 12.75 आ रहा था। चलें छोड़ें, वो सफा पलट के जो सोल्यूशन हुआ है उसका टोटल 12.75 आ रहा है। ये कितना था पहले? 0.15? हाँ ठीक। चलें आप लोग करें जल्दी, छोड़ें। आजो आजो आजो, आगे आ जाओ, थर्ड रो में आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाओ। पीछे बैठना है? चलो ठीक है, वहीं पे जगह बना दें। व्हाइट शर्ट बॉर्डर पे जाए, आज ट्रूप्स खड़े हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर पे परेशान परेशान लग रहे हो। कोने पे आना है तो ऐसा करो, निकलो, इनको आप इधर आ जाओ। निकलो निकलो, इनको आने दें कोने पे। आप तीनों पहले एंटर हो जाए, फिर इनको एंटर होने दें। ओके अच्छा जी, द डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, थर्ड रो में आ जाओ, इज एज फॉलोज। जी भाई बोले, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? थर्ड 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 इधर बनानी है, इधर कर लेते हैं। डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 2010। अभी तो पिछला सवाल ही दिमाग में है। ओके, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। आज भी शायद डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं, तैयार हो क्या है आप इसलिए टैक्स। ओके जी, पीपीई तो नहीं है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन से गुजारा चल सकता है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, सवाल में एक बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी हुई थी पहली, इनकॉर्पोरेटेड ऑन जनवरी 2009। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? इसलिए 9 के साल की डिडक्शन भी उसने सवाल में दी हुई है। टेबल में 50 अब पड़ा है, पड़ा है। सवाल खत्म हुआ जी। 1 2 6
तो फिर मैं आपको क्या कहता, मैं कहता आपको 7 के साल की डेप्रिसिएशन मिसिंग है, 8 के साल की डेप्रिसिएशन मिसिंग है, इसलिए पता नहीं क्या डेप्रिसिएशन होगी, इसलिए हमारे साल के पहले दिन की WDVs पता नहीं चल रही। जब WDVs पता नहीं चल रही तो हम मजबूरन इस सवाल को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। अब हम क्यों इस सवाल को बैलेंस शीट अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दी हुई है और बिजनेस शुरू होने से आज तक की हर साल की दोनों की डेप्रिसिएशन दी हुई है। सो सारा डेटा अवेलेबल है। नाउ आई कैन नॉट से ओपनिंग WDV इज मिसिंग, रादर आई विल से ओपनिंग कॉस्ट इज मिसिंग। कॉस्ट तो दोनों की नजर में एक ही होती है, इसलिए कोई मसला नहीं। दोनों सालों की WDV, और एक मजे की बात बता दूं, किसी भी बिजनेस की बात कर लें, जो WDV का डिफरेंस होता है वही इनकम रिडक्शन का डिफरेंस होता है। किसी भी बिजनेस की बात कर लें, जो WDVs का डेप्रिसिएशन, हम WDVs का डिफरेंस लेते थे ना, क्लोजिंग WDV अकाउंटिंग वालों की, क्लोजिंग WDV टैक्स वालों की, हम किसका डिफरेंस लेते थे? WDV का। अगर इनकम रिडक्शन दोनों की गिवन है तो इनकम रिडक्शन का डिफरेंस भी सेम होगा। ऐसे ही मिसाल ले लें, एक एसेट 500 का खरीदा, 500 का खरीदा, अकाउंटिंग वालों ने इसको 70 डिप्रिशिएट कर दिया, जवाब बताएं। 430। टैक्स वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, डिप्रिसिएशन को एक्सेलरेट करो, 100 डिप्रिशिएट करो। जी बोले 400। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? बिकॉज इट इज सेम। बिकॉज लोग हैं, लोग तो छोड़ते नहीं है, आपको पता है, और कभी आप भी लोग बन जाते हैं, लोगों को नहीं छोड़ते। ऐसे ना बने कि लोग आपके शर्त से पना। अच्छा जी, अच्छा वो आ रहा है, चलो यार इधर से चलें, चलो यार कुछ नहीं, चलो यार। अल्फाज ऐसे बोला करें कि फूल झड़े। जी देखें इधर, देखें 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 यही होगा ना, डिविडेंड डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। देखिए दे 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 ओ पापा इधर देखिए तो क्या करें। डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट जी। और इन दोनों के साथ बिजनेस शुरू ही कब हुआ है? अगर बिजनेस शुरू 1 जनवरी 6 को हुआ होता तो फिर 2 साल की डेप्रिसिएशन को जमा करते तो ये पता नहीं 2 साल की डेप्रिसिएशन ही आती, बस फिर सवाल नहीं सॉल्व हो सकना था, फिर आप मजबूर होते प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से सॉल्व करने के। अभी आप किस अप्रोच से सॉल्व करेंगे? बैलेंस शीट अप्रोच से। कितने लोगों के जहन में आया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से सॉल्व करना है? ठीक है, कितने लोगों के जहन में आया था बैलेंस शीट से ही होगा, क्योंकि कॉस्ट मिसिंग है ना कि ओपनिंग WDVs। कॉस्ट का हरज नहीं है। तो 2 साल हो गए हैं बिजनेस को शुरू हुए, कोई मसला नहीं, 2 साल के डेप्रिसिएशन अवेलेबल है। सो कैन आई से इन दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली, can I say that it is accumulated depreciation on 31/12/10? Why? Because business started on 1 जनवरी 2000। अगर ऊपर लिखा होता 1 जनवरी 2006 तो can I say it is accumulated depreciation from the date of start of business till today? फिर मैं इसको कम्युलेशन ना कह सकता, और फिर सवाल जो है बैलेंस शीट अप्रोच से सॉल्व नहीं हो सकना था, क्योंकि ओपनिंग WDVs मिसिंग थी। अभी ओपनिंग कॉस्ट मिसिंग है, कोई मसला नहीं। सो व्हाट इज द क्लोजिंग इनकम डिडक्शन एज पर अकाउंटिंग रूल्स? इसका तरीका पता क्या होता है? अगर आपने एक कैलकुलेशन इसकी करनी हो और एक कैलकुलेशन इसकी करनी हो तो वर्किंग मत ओपन करें। अगर कैलकुलेशन छोटी है इधर ही वर्किंग कर लें। 15 जमा 15 कितना आ गया? फिर यहां पे लगाएं ये एक नुक्ता ऊपर एक नुक्ता नीचे, या जैसे भी कर लें, एक नुक्ता नीचे एक नुक्ता ऊपर, और उसके बाद अब आप टैक्स WDV निकालें। 6 जमा 45 जी 51। हाँ, अब एक मसला आएगा, लेकिन वो मसला आपके लिए मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से। वो मसला ये आएगा कि इट इज नॉट नाउ WDV,
It is accumulated depreciation. It is not now asset account. It is not now asset nature account. Accumulated depreciation account is just, it's carried down is just like liability account. It is not liability. लेकिन इसका carried down आपको पता है क्रेडिट होता है. अब इस पे रूल 1 नहीं लग सकता. If carrying amount of asset is greater than tax base of asset. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे हमने कौन सा रूल लगाया था? खींच तान के जबरदस्ती लायबिलिटी का. हालांकि वो लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन उसकी नेचर ये भी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, तो इस पे एसेट का रूल लगे या लायबिलिटी का? लायबिलिटी का. अच्छा, लायबिलिटी में रूल्स क्या हैं? पहला रूल हमारा क्या है? 4 रूल. कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन इट इज. अच्छा, आगे चले. इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज देन इट इज. Next, if carrying amount of asset is less than tax base of asset, deductible temporary difference, क्योंकि ऊपर वाला पहला वाला taxable है. And last rule, if carrying amount of is less than, then it is called as कौन सा taxable temporary difference. It is called as taxable. ये चौथा रूल लगेगा. चौथा रूल, रूल 4 बेशक लिख सकते हैं. रूल 4, 4 रूल ही है ना. रूल 4 लगेगा लाइबिलिटी वाला. इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज, आज जिंदगी में पहली दफा रूल 4 लगा है, लेकिन वो भी लाइबिलिटी के लिए नहीं लगा. लाइबिलिटी से मिलता जुलता अकाउंट है. जी बोले क्या है? जी भाई, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं. कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. पी बॉट 75% consolidated statement of comprehensive income. P bought 75% of S several years ago, कई साल पहले. The income statements for the year to 31 December 2010 are as follows. Revenue. Cost of sale. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज दोनों के लिए सेम है वो assumption लेने में कोई मसला नहीं. चलें जी, पॉइंट 3 बनाएं. इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट. खुदा के लिए आज सही बना दीजिएगा. इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट. परसों वाला हैंड रिटन सफा नहीं खोला आपने, आपको उसकी कीमत का अंदाजा नहीं पता चलेगा. जी तस्वीर खींच लें. वैसे मैं इधर दोबारा नोट कर लेता हूं सारा. जी
अच्छा भैया हैंड रिटन नोट्स हैं पेज नंबर 7। अच्छा आप हजरात ऐसा करें, आप हजरात सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, आप सफे की तरफ ना देखें। अगर गुडविल के ऊपर इंपेयरमेंट लॉस निकालना है तो पहले मुझे इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री बताएं। एडमिन एक्सपेंस डेबिट और गुडविल क्रेडिट। एडमिन एक्सपेंस का मतलब इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और गुडविल क्रेडिट। आप लोग सफे की तरफ नहीं देखना, ठीक है जी। 10 रुपए से एंट्री हो जाएगी, ठीक है, मिसाल के तौर पे। नंबर 1। नंबर 2, सेल ऑफ स्टॉक बाय पी टू एस। पी ने एस को चीजें बेची। ओके ऑन यकम अप्रैल 2010 गैलेक्सी रिसीव्ड लोन, या रेज्ड लोन भी लिखा हो सकता है, रेज्ड लोन, या ऑब्टेन्ड लोन भी लिखा हो सकता है। गैलेक्सी रिसीव्ड ऑब्टेन्ड लोन ऑफ ₹25 मिलियन एट 8%। अब सवाल साइलेंट होगा तो ये पर एनम होता है, 8% पर एनम। इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। और ये काफी लंबा लोन है, ये कल वाले की तरह नहीं है साल बाद मैच्योर हो जाएगा। assume that tax relief को छोड़ें, leave it, assume that tax relief। पहले हम अपना अकाउंट तो बना लें, अकाउंट अपना ओके। अच्छा जी, now the question is that how the loan agreement is drafted। On Yekam April, Galaxy received a loan. It is 31 March, it is 30 June, it is 30 September। क्वार्टर्स। यहां कैसे पोस्ट करना है? प्रोविजन का अकाउंट तो हमारे पास है नहीं, तो प्रोविजन को काट के फिर आप लिख दीजिएगा डेटर क्रेडिट, ठीक है। प्रोविजन को काट के डेटर क्रेडिट। अगर आपको पसंद नहीं आया प्रोविजन को काट के मैंने डेटर क्यों क्रेडिट किया है तो सुन लें, देखें इधर। प्रोविजन अगर क्रेडिट पे तो काट के डेटर लिखते हैं, आसान चीज। अगर डेबिट पे तो काट के डेटर लिखते हैं, आसान चीज। लेकिन सोच लें, प्रोविजन बढ़ने से डेटर कम कैसे होता है, ये सोच लें। प्रोविजन क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, प्रोविजन बढ़ रही थी। प्रोविजन क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, प्रोविजन बढ़ रही थी और 9 महीने लोन इस्तेमाल किया और 6 का अब कितने महीने का पेएबल है? 3 का पेएबल है। ओके, जब भी कभी अकाउंट में कैश पेमेंट आ जाए तो पहले कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करें, कैश को रिकॉर्ड करें, ताकि उसके बाद फिर पेएबल आएगा। तरतीब से चलेंगे ना, पहले कैश रिकॉर्ड करेंगे फिर पेएबल क्रिएट करेंगे। तरतीब से चलते पहले कैश रिकॉर्ड करेंगे फिर पेएबल को क्रिएट करेंगे। कल कैश बीच में आ नहीं रहा था तो डायरेक्ट रिसीवेबल क्रिएट किया था, आज कैश रिकॉर्ड करें। ओके, इस 6 महीने का इंटरेस्ट इस दिन पे होगा। अच्छा एक बार याद रखिएगा, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट कभी एडवांस में पे नहीं होता। इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट मांग लिया तो हम बैंक को कहेंगे हम तुम्हारे से लोन ही नहीं ले रहे। तो आमतौर पे ये होता है लोन लिया जाता है। देखें, अच्छा कुछ बच्चे बताए क्या समझते हैं, इधर देखें।
सवाल में ना कई दफा लिखा होता है 30 सितंबर की बजाय 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो समझते हैं एडवांस में दिया जा रहा है। नहीं भाई, लोन इधर लिया, अब इंटरेस्ट या 6 महीने बाद पे करें या 7वें के पहले दिन पे करें, इट इज ऑल एरियर, इट इज नॉट एडवांस। तो इंटरेस्ट पूरी दुनिया में एडवांस के अंदर पे नहीं किया जाता। हाँ, एग्रीमेंट में कई दफा लिखा होता है इट विल बी पेड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च, इट इज एरियर। हाँ, कई दफा एग्रीमेंट में लिखा होता है इट इज पेड ऑन 1 अक्टूबर एंड 1 अप्रैल। अब इस 1 अप्रैल को नहीं पे कराना आपने जिंदगी में कभी भी, इस 1 अप्रैल को पे नहीं कराना, क्योंकि लोन लेते ही इंटरेस्ट पे कर दें, ये कोई बैंक नहीं मांगता। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन एरियर्स। हाँ, एग्रीमेंट बताएगा कि छठे के आखिरी दिन पे हुआ या 7वें के, दोनों का मतलब एक ही होगा। कई बैंक कहते हैं यार छठे महीने के आखिरी दिन पे कर देना, कई कहते हैं अगले दिन सुबह आके पे कर देना। इट्स ऑल एरियर, इट्स ऑल एरियर। क्लियर? ओके, आप बताएं 6 महीने का इंटरेस्ट किससे? जी हो गया, हाथ का कर दें। क्या पे किया? कैश। ये जो 30 सितंबर को पहली दफा इंटरेस्ट पे किया होगा, ये कितना अरसा कवर कर रहा होगा? केड़ा अप्रैल से सितंबर, अप्रैल से सितंबर का इंटरेस्ट 30 सितंबर को पे किया, ये पूरी बात है। अप्रैल से सितंबर का इंटरेस्ट 30 सितंबर को पे किया। ओके, चलते 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 पेड, साल का एंड आ गया। वी आर बाउंड टू शो आवर अकाउंट्स ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है अगर आपने सर्विस यूज कर ली है तो उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। आप बताएं यहां पे खड़े होके, इफ आई स्टैंड हेयर एंड आई सी हेयर, बूथा इधर करूं, तो कितने महीने का अभी तक पे नहीं हुआ? 3 महीने का पे नहीं हुआ। मेरा नजर मारे क्लोजिंग पेबल इसे कहेंगे या ओपनिंग पेबल? क्लोजिंग, नजर मारे क्लोजिंग पेबल किधर आता है? नजर मार ली? आप खुद सोचें, इधर ओपनिंग पेबल आता है, इधर डेट क्या डालें? 31/12/10। क्या लिखें? क्लोजिंग पेबल। डिविडेंड एस पेड इंटरिम डिविडेंड, एस पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% फॉर 2015 and interim dividend of 10% for 2000 आए। इस दिन खड़े होके इस 3 महीने का भी पेबल रिकॉर्ड करें। भाई फ्यूचर के पेबल्स रिकॉर्ड नहीं होते। बिजली का बिल दिसंबर का रिकॉर्ड होता है, जनवरी में बिजली चलानी होती है, लेकिन पेबल कभी नहीं रिकॉर्ड होता। तो ये किसी के जहन में आए कि अगले 3 महीने का पेबल रिकॉर्ड करें। इट इज जस्ट लाइक बिजली, यू विल यूज बिजली इन जनवरी, देन विल रिकॉर्ड पेबल इन जनवरी। You will use loan in January, then you will record interest payable in January. तो यहां पे खड़े होके अगर हम लोन कैंसिल कराएं, ये बात आपसे पहली दफा करने लगा, यहां खड़े होके अगर लोन कैंसिल कराएं तो कितने महीने का इंटरेस्ट देके जान छुड़ा लेंगे? ओ यार 6 का तो दे चुके हैं ना। कितने का इंटरेस्ट देके जान छुड़ा लेंगे? 3 महीने का इंटरेस्ट देके जान छुड़ा लेंगे। तो इसलिए प्लीज किसी ने गलती से ये वाला पेबल रिकॉर्ड ना कर लिया। पेबल्स फ्यूचर के रिकॉर्ड नहीं होते, पेबल्स
में पास्ट इवेंट जरूरी है, पास्ट के रिकॉर्ड होते हैं, फ्यूचर के पेबल्स रिकॉर्ड नहीं होते। क्लियर? ओके, इस तरह कितने लोगों ने बनाया था? ओके, गलती क्या की थी? था कुछ भी नहीं किया था। क्यों नहीं? कुछ नहीं किया था, कुछ भी ऐसे ही मान किया था, नहीं किया था। ई में मैं भी साबित करता हूं, ई में नहीं किया था जी, ई में कुछ भी नहीं किया था। तो आपको जाके ये सवाल 2 दफा करना जी। नहीं नहीं, इसी तरह करें। ओके, चलिए जी, प्रॉफिट लॉस की फिगर बैलेंस की निकालें। जी, कैश क्या कितनी है? 0 पॉइंट, अच्छा फिगर निकली नहीं कि बैलेंसिंग आ रहे हैं। ओके, 1.5 इट इज एक्सपेंस फॉर द ईयर। अच्छा भाई, कितने महीने का प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया? कितने महीने का पे कर दिया? कितने महीने का पेबल है? 3 मंथ्स। हो गई बातें उसामा? अच्छा चले आगे बढ़ाते हैं फिर। परसों वाला सफा निकालें और हमारे सवाल की आखिरी लाइन पहले पढ़ें। Assume that, अब हम डरते डरते पढ़े हैं कि पता नहीं टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पे चल रहे हैं या कैश बेसिस पे चल रहे हैं। 1 मिनट वेट कर ले, मैं नोट करने का टाइम देता हूं। Assume that टैक्स रिलीफ, ये टैक्स रिलीफ के किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? माइनस करने या ऐड? माइनस। Assume that tax relief on interest is only given when interest is, टैक्स वाले इंटरेस्ट को कब माइनस करने देते हैं? कि एंट्रीज पास भी हो गई हैं। हाँ लिखें, पेड है तो एंट्रीज पास भी हो गई होंगी, पेड है तो एंट्रीज पास भी हो गई होंगी। यही पॉसिबल है कि पेड है और एंट्रीज पास ना हुई हो। These entries are already passed। ठीक है। अब भाइयों, मैंने आपको एक चीज कही थी, जरा सोचिएगा। मैंने कहा था कि जहन में ये सवाल आ सकता है कि इसने इनकम रिकॉर्ड किया है तो आपस की इनकम रिकॉर्ड होगी है 30 की। ठीक है, देखिए हाँ लेफ्ट साइड, इफ दे फॉलो कैश बेसिस। 2 काम बता दें क्या करने हैं। करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करना है? एक्सपेंस अकाउंटिंग वालों का रिवर्स होगा और टैक्स वाले कहेंगे एक्सपेंस को रिवर्स करो एक्रूअल वाले को, और हमारी रिक्वेस्ट पे कैश को रिकॉर्ड करो। रिवर्स द एक्सपेंस, रिकॉर्ड द कैश इन 2010। नंबर 1 एंड नंबर 2, बी देयर। बड़ी छेती है, बी देयर। व्हाट विल हैपन हियर? अकाउंटिंग रूल्स विल शो प्योर accrual accounting 0.5, but tax authorities will say in cash accounting there is no concept। ये काम करना, ये काम किसी और मकसद के लिए, ये काम किस लिए था? ये काम है सवाल में एक फिगर मिसिंग है वो निकालने के लिए। इस काम का उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो सवाल को बेहतर बनाया जा रहा है। मैं तो इसको यही कहूंगा, वर्किंग 5 के ऊपर लिख सकते हैं, मेकिंग क्वेश्चन बेटर, क्वेश्चन को बेटर। ऊंची बोलो। अच्छा आइंदा से ना उर्दू में बात क्या करनी है। हाँ मैं ये कह रहा था कि अकाउंटिंग वाले एक्रूअल बेसिस के मुताबिक 0.5 शो करेंगे, लेकिन टैक्स वाले कहेंगे कि हमारी कैश बेसिस है, कैश बेसिस में कोई तसव्वुर नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, कोई तसव्वुर नहीं है पेबल्स का, प्रीपेमेंट्स का। ओके चलें जी, उसी सफे के गाइडेंस लेके पढ़ें। व्हाट आई एम सपोज टू डू इन करंट टैक्स? रिवर्स द एक्सपेंस, किस साइन से? ऐड। नाम क्या लिखूं? व्हाट आई शुड रिकॉर्ड? अकाउंटिंग वालों ने कितना माइनस कर लिया होगा? 1.5। टैक्स वाले क्या कहेंगे? नहीं, क्या माइनस करो? 1। अच्छा एक चीज मजे की आप नोट करें, कभी कभी किसी और चीज से भी कंपेयर कर लिया करें। इसे ग्रेचुटी की तरह लग रहा है, ग्रेचुटी की तरह। ब्रॉड डाउन ग्रेचुटी, ग्रेचुटी एक्सपेंस, कैश, कैरी डाउन ग्रेचुटी, उधर भी इसी तरह करते हैं। ओके, व्हाट इज इंटरेस्ट पेड?
ओके, बी देयर ऑन दैट परसों वाला सफा। उसमें उन्होंने पेएबल था, लेकिन वो एनसीए के अकाउंट में नहीं आया था। वो एनसीए के अकाउंट में नहीं आया था, एनसीए के अकाउंट में आया था, वो एसआरई के अकाउंट में आया था। जाके देखो, जब एसआरई के अकाउंट में आया तो ऑटोमेटिकली सीआरई एनसीए कम होगी। क्लियर? होमवर्क के सवाल में आइडेंटिफाई कर लिए थे कौन से सिनेरियो थे, जरा हाथ खड़ा करें। और पता भी चल गया था, पहली ट्राई में सही भी हो गया था। तो अगर तो ऑलरेडी पेड है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऑलरेडी पेड नहीं है तो फिर आप जो है कोई मसला नहीं, फिर एसआरई डेबिट करें। एसआरई डेबिट का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली सीआरई और एज्यूमिंग क्या आईएसएल के सवाल को आपने एंड पे हाथ डाला है। अच्छा, कितने लोगों के साथ कभी पेपर में ऐसा हुआ कि पता ही नहीं चला किस टॉपिक से सवाल आया पेपर में? 1 2, ठीक है, चलें आगे। जिसने फ्राइडे वाला टेस्ट नहीं देना वो हाथ खड़ा करे। इस बार फ्राइडे को होगा क्योंकि सैटरडे ऑफ है। जिसने फ्राइडे वाला टेस्ट नहीं देना वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। कोई हया होती है अपने में, कोई हया होती है। जिसने मेरी बात नहीं माननी वो हाथ खड़ा करे। थोड़ी देर दूसरे ने देख के मैं ही कर लेता हूँ। नहीं, चलें जी आगे। पॉइंट 4, आईएस 12 में से होगा। परसों सॉरी, कल फ्राइडे। हाँ जी, तो टेस्ट जरा छोटे छोटे होंगे, इसी वजह से टेस्ट इतनी लेंथी नहीं होंगे जितने नॉर्मल होते हैं, क्योंकि कल 2 टेस्ट इकट्ठे हैं। बीएम का भी होगा, एक ही सवाल होगा, 1 घंटे से भी कम का ही होगा, 45 मिनट का होगा। ओके, चलें जी। पॉइंट 4, ये अकाउंट जिसने सही ना बनाया तो इधर क्लास में देखा जाएगा जिसने हश पपीज के जूते पहने हुए हैं वो उतारे जाएंगे और इससे उसको मारा जाएगा। जल्दी परसों वाला सफा खोल लें। और पी का प्रॉफिट आ रहा है 16 का 100। भाई आप पी का प्रॉफिट आ रहा है 2016 का 105। छेती H2O पियो, फिर अगर सवाल करो। डेट्स लिख के खूबसूरत करके ऊपर डेबिट क्रेडिट भी कभी लिख दिया करें, ऐसे 2-4 दिन बाद याद आ जाता है ये साइड डेबिट है ये क्रेडिट है। एक दम इतने कामों में पड़े होते, निकालो बॉल पॉइंट मुंह से। चलो सवाल करो। जी, इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट पे करेंगे या मिलेगा? मिलेगा। जी, होमवर्क वाला सवाल हो गया था कल। ये यस सर वाले खड़े हो जाएं। ये यस सर वाली गफलत से हर चीज का यस इन्होंने बोलना होता है। पॉइंट 1 पढ़ते हैं जी। P acquired 60% of the shares of S
ऑन यकम जनवरी 16 अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अल्लाह अकबर। आमतौर पे तो हम सऊदी किंग को कैश देते थे, जो मैंने आपको कहा था सऊदी किंग अपनी बेगम ऑन यकम अप्रैल 2010 को गैलेक्सी इन्वेस्टेड 20 मिलियन एज अ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स वी रिसीव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। बस आगे खत्म। इंटरेस्ट 30 सितंबर और 31 मार्च को मिला करेगा। अच्छा भी अगर यकम अप्रैल को शुरू हुआ है तो ये 6 मंथली इंटरेस्ट है, 6 मंथली इंटरेस्ट है। ओके जी, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा 30 सितंबर को, तो कैश डेबिट, तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 30 सितंबर 2010 कैश। सऊदी किंग sold 30 million shares of S 20. What is the rate? 15%. कितना अरसा? 6 months. और पे 30 नो 1.5। ओके, इस 3 महीने का 3 महीने में पे हो गया या अभी पे होगा? माजरत रिसीव। इस 3 महीने का 3 महीने में मिल गया या मिलेगा? इसलिए इसे क्या कहेंगे? रिसीवेबल। ओ भाई का सवाल सुने, भाई का बड़ा जानदार सवाल है। भाई का सवाल है पॉइंट 3 में लिखा था इंटरेस्ट इज पेड इन एरियर्स ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। यानी 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करते हैं, 31 मार्च को पे करते हैं। नीचे भाई ने एक बारीक नुक्ता निकाला है बीच में से कहीं, कहते हैं नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एट 15% इज रिसीव्ड, नहीं लिखा हुआ। कहते हैं, पहला सवाल मेरा, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ रही हैं? 350। हमने कितने पैसे दिए हैं? 350। और बैलेंस शीट में भी कितनी आ रही हैं? और हमने कितने पैसे दिए हैं? इसका मतलब है पी ने एस को कितने में खरीदा? 350 में। पी ने एस को कितने में खरीदा? 350 में खरीदा या 350 पैसे दिए? अच्छा, ये 350 पहला बुलेट पढ़ के बताएं, सारे सऊदी किंग को दिए हैं? ऐसी बात नहीं है, ये ना एग्रीमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बता रहा है आपको। लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ था इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। वो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था वो उसने उठा के लिख दिया। इसका मतलब है जिस दिन मुआहदा हुआ था उसी दिन मिला होगा। ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि नहीं मिला होगा। ओके, तो 30 सितंबर वाला 30 सितंबर को मिल गया होगा। चलें जी, बहरहाल 31 दिसंबर को कोई नहीं मिला होगा। तो व्हाट इज रिसीवेबल एज ऑन 31/12/10? बोले बोले बोले। अरसा कवर नहीं आपने बताया था। अप्रैल से सितंबर, इधर अक्टूबर से दिसंबर। इंटू 3/2 जी 0.75 जी 31/12/10 प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग 2.25। ओके 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 ओके, वॉच, कीप वॉचिंग।
यहां से मैं कुछ भी करंट टैक्स में नहीं लेके जाता और 0.75 को मैं दोनों जगह लिख देता हूं। व्हाट इज दिस? एक्रूअल बेसिस। व्हाट इज दिस? यहां से मैं करंट टैक्स में कुछ नहीं लेके जाता और मैं कहता हूं टैक्स अथॉरिटीज टैक्स इंटरेस्ट इनकम व्हेन अर्न्ड। अगर ये लिखा हो पेपर में तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं कहूंगा अकाउंटिंग वालों को भी 2.25 है और टैक्स वालों को भी 2.25 है और वो भी रिसीवेबल को मानते हैं, हम भी रिसीवेबल को मानते हैं। तो अगर मैं रेड मार्कर आपको शो करूं तो इट इज शोइंग एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। करंट टैक्स में नहीं कुछ जाता, नथिंग विल अपीयर इन करंट टैक्स, बट द स्टोरी इज बिट डिफरेंट, रादर एंटायरली डिफरेंट। ओके, tax authorities assume that interest income is not taxed until cash is actually received। सब्सिडरी के सऊदी किंग के कोई शेयर नहीं है, 10 एक शेयर हमारा रख लो, पी कह रहे हैं उसके बदले हमें कितने शेयर एस के दे दो, तो जितने भी शेयर तुम एस के दे रहे हो हर 10 के बदले एक शेयर हम तुम्हें क्या कर देते हैं? अपना दे देते हैं। ऐसा तो नहीं होगा 10 के बदले 10, फिर तो लुटी मच जानी है। आमतौर पे पेरेंट्स स्ट्रांग होती है। तो सब्सिडरी के कितने शेयर हमारे पास आएंगे? 10। उस 10 के बदले हमें कितने देने पड़ेंगे? ओके, अब आप मुझे बता दें जरा ऐसे कि एस के टोटल शेयर कितने हैं? 50 मिलियन। एस के टोटल शेयर कितने? 50 मिलियन। कहां से पता चला? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट से। अच्छा, पी बॉट हाउ मैनी शेयर्स ऑफ आएगा, तो फिर कौन सी बेसिस है? कैश बेसिस बोंगा। ओके, इंटरेस्ट इज नॉट टैक्स्ड। इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगाऊंगा मैं अंटिल, जब तक कि वो कैश में ना मिल जाए। तो फिर लगाओगे कब? जब वो कैश में मिलेगा। तो आसान इंग्लिश लिखें, इंटरेस्ट इज टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड। इस बात का मतलब क्या है? इंटरेस्ट इज टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड। अच्छे अच्छे बच्चे कहते हैं कि फिक्रा समझ नहीं आया था हमें पेपर में, फिक्रों को बार बार पढ़ा करें। और ये जो आज वाली इंग्लिश है ना, इससे पहले यूज नहीं हुई इस तरह की इंग्लिश, बड़ी अच्छी इंग्लिश है, बेहतर होती जा रही है आने वाले दिनों में। ओके, बता दें जी। अब परसों वाले सफे पे आए, नीचे गाइडलाइन क्या है? रिवर्स द इनकम एंड रिकॉर्ड द कैश। पहले ये कर लेते हैं, रिवर्स द इनकम लेस इंटरेस्ट इनकम। जी बोले, रिवर्स द इनकम एंड रिकॉर्ड द कैश इंटरेस्ट रिसीव्ड। जी, हाउ मच होगी बात? अब देखो रिसीव की अमाउंट बताओ। 1 पॉइंट ओके, what will go in accounting balance sheets? 0.75। बट टैक्स वाले कहेंगे हम एक्रूअल अकाउंटिंग को मानते ही नहीं। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हाउ मच? वर्किंग 1 और वर्किंग 2 इस पे रखें। माशाल्लाह, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दा टी अकाउंट भी खुल गया है। सब्र करो भाई, अभी हम 0.5 पे हैं, इसी कराची पहुंचना ले। कितने लोग नोट बना के भी फारिग हो चुके हैं सवाल का? 1 2 टैली कर गए? The people are flying। वापस आओ। ओके, ये होता है रोजाना क्लासें लेने का फायदा और रोजाना साथ साथ पढ़ने का। 0.5 इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजाना ही आगे पहुंचे हो, साथ साथ चला करें।
अच्छा ऐसे ही बना रहा हूं मैं इस वक्त, आई डो नॉट हैव टाइम, तो आपके समझने के लिए सिर्फ मैं अगले साल का अकाउंट बना रहा हूं, लेकिन हमारे सवाल का पार्ट नहीं है। लेकिन कभी 2 सालों का सवाल पेपर में आ जाए तो अगले साल का अकाउंट बनाना भी आना चाहिए। अगले साल का अकाउंट कैसे बनेगा? क्लोजिंग रिसीवेबल अगले साल का, ओपनिंग रिसीवेबल 1 जनवरी 11, ओपनिंग रिसीवेबल कितना 0.75। देखते नहीं देखते नहीं देखते नहीं देखते देखते रहे, कीप वॉचिंग। इट इज 11, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। लेकिन इस साल मैं 2 एरो लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है अब लोन तो पिछले साल मिड में लिया था ना, इस साल तो पूरा साल लोन रहा। इस साल मैं 2 एरो लगाऊंगा। पहली दफा कैश मार्च में रिसीव होगा और दूसरी दफा 30 सितंबर को। तो पहली दफा 31 मार्च 11 को और दूसरी दफा 30/9/11। ये जो कैश आएगा ये आएगा वही 1.5। ये कब से कब तक का होगा? ये पिछले साल के अक्टूबर से लेके इस साल के मार्च तक का होगा। अच्छा, सिमिलरली एक और कैश आएगा, वो किस दिन आएगा? ऊपर देखें जरा, ऊपर देखें। पहला कैश कब आएगा? किस अरसे को कवर करेगा? अक्टूबर से मार्च। दूसरा कैश कब आएगा? 30 सितंबर। किस अरसे को कवर करेगा? अप्रैल से सितंबर। वो 6 महीने का, फिर वही 1.5 आएगा। अच्छा देखिए, अक्टूबर से मार्च तक का आ गया, अप्रैल से सितंबर तक का आ गया। कौन सा अभी तक नहीं आया इंटरेस्ट? आखिरी 3 महीने का। वो स्टिल रिसीवेबल होगा। क्या बनेगा? 31/12/11। कितने महीने का क्लोजिंग रिसीवेबल? अक्टूबर से। जो लिखी होगी वो उसे पसंद आएगी। यानी कि मार्केट में वो 6 रुपए का तो फेस पे 10 लिखा होगा, वो 10 देके खुश हो जाएगा, चल यार अच्छी चीज मिल गई है 10 वाली। बताएं सऊदी किंग का कंसर्न किसमें होगा? जो उसको चीज प्लस इनकम 3 ज्यादा क्यों आई है 2.25 से? क्योंकि 12 महीने का इंटरेस्ट है। पीछे कितने का था? अच्छा वो फोकस करें। कुछ लोग परेशान होते हैं कि इस साल पिछले साल का कैश शो कर रहे हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं इस साल पिछले साल का कैश शो कर रहे हैं। और भाई वो डेटर का ब्रॉड डाउन होता था, सेल होती थी, कैश देके जाते थे, तब बोलते थे, फिर आज क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, अब ये अकाउंट मैच कैसे करता है ये सुन लें। ये 3 महीने का रिसीवेबल पड़ा हुआ है पिछले साल का। ये 3 महीने का रिसीवेबल पड़ा हुआ है पिछले साल का। इसमें से 3 रिसीव हो गया, इधर आधा 0.75। तो इसमें पड़े हुए 0.75 ने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि इधर रिसीवेबल पड़ा हुआ था ओपनिंग। रिसीवेबल जब रिसीव हुआ तो ये वाला 0.75 इसमें पड़ा होने की वजह से कैंसिल हो गया। पीछे इस 1.5 में बचा क्या? जनवरी फरवरी मार्च का वो वाला जमा ये वाला जमा ये वाला, ये बैलेंसिंग इधर आ जाएंगे। ये 0.75 किससे कैंसिल होगा? ये तो पिछला है, ये तो हमारे साल की इनकम ही नहीं है। ये तो किसके शेयर की मार्केट प्राइस, आज किसके शेयर की मार्केट प्राइस दी जा रही है? ठीक है, तो लिखें शेयर एक्सचेंज के केस में पी के शेयर की मार्केट वैल्यू भी सवाल में गिवन होगी। शेयर एक्सचेंज के केस में पी के शेयर की मार्केट वैल्यू भी सवाल में गिवन होगी। अब ये पहले 3 महीने का इनकम में ले जाए, ये 6 महीने का इनकम में ले जाए, ये आखिरी 3 महीने का उठा के इनकम में ले जाए। तो इट इज हाउ इट वर्क्स। ओके 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 प्लीज हौसला। अगले साल करंट टैक्स में क्या करेंगे?
बोले 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 अगले साल करंट टैक्स में क्या करेंगे? रिवर्स रिवर्स रिकॉर्ड कैश कैश। और डेफर्ड टैक्स में क्या करेंगे? ये कैरिंग अमाउंट में जाएगा और इसकी टैक्स बेस 0 होगा। अगले साल का अकाउंट ऐसे बनेगा। ये इंट्रो के कॉन्सेप्ट से पुरानी बात होगी। अच्छे से बनाए, बनाने के बाद इसको काट देंगे हम, क्योंकि हमारे सवाल के रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। क्रॉस ये डायग्राम आपको बड़ा अच्छा समझाएगी। 10 11 आखिरी दफा देख लें। शुरू में कौन सा रिसीव होगा? 6 महीनों का, 6 का। शुरू में कौन सा रिसीव होगा? 6 महीनों का। सेपरेट नहीं खरीदी, फिर किसी पूरे बिजनेस में खरीद लिया। उस बिजनेस में तो सब कुछ आता है, वो भी 100 का खरीदा और लॉयर को पैसे दिए 5। तो भाई यहां पे IAS 16 और IFRS 3 में थोड़ा सा इख्तलाफ है। IAS 38 भी वही बात करता है जो IAS 16 करता है। अगर इंटेंजिबल्स होते तो भी मैं यहां 100 लिख के 5 लिखता और कहता ये पूरा एसेट की कॉस्ट है। तो ये इसको कहते हैं टॉपिंग। चलें जी, अगले 2 पॉइंट्स तो आपके लिए बहुत आसान है, उनको जल्दी से कर दें। अगला पॉइंट करें, कल कराया था, हो गया। बिल्डिंग खरीदें, प्लांट खरीदें तो ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, सबको क्या करें? कैपिटलाइज करें। तो ये मैंने आपके सामने करेक्ट ट्रीटमेंट शो किया है। फिर सवाल में देखते हैं क्या हुआ है। ऐसे ही मैंने आपको IAS 16 और IFRS 3 और 10 में डिफरेंस बता दिया। एज पर दिस स्टैंडर्ड, ऊपर के खर्चे विल बी एक्सपेंस्ड आउट रादर बीइंग ओके। ये किसका सवाल था? किससे लिया था मैंने? अदर इनकम includes commission receivable of rupees 12 million. Other income includes dividend receivable of rupees 30. बस रुक जाए, टी कौन बनाते हैं? टी काउंट बनाते हैं भाई। एक स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना कि टी काउंट एक्सपेंस वाला बनाना है या इनकम वाला। दूसरा स्टेप होता है ये आइडेंटिफाई करना कि कैश बेसिस है, एक्रूवल बेसिस है। तीसरा स्टेप होता है ये आइडेंटिफाई करना कि टैक्स रेट क्या है। 3 बातें अलग अलग हैं। पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे? एक्सपेंस है या इनकम अकाउंट है। फिर क्या आइडेंटिफाई करेंगे? कैश है या
एक्रूअल बेसिस। फिर क्या आइडेंटिफाई करेंगे, रेट कौन सा लगाना है। कल का सवाल घर में किया होगा आपने, तो इस स्टेप से चलना होता है। लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट, यहां लिखे आगे। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट से रेट कौन सा है, इससे भी मुझे कोई कंसर्न नहीं, ना मुझे रेट से कंसर्न है और ना मुझे इससे कंसर्न है टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा अपना अकाउंट क्या है। तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई ओन अकाउंट। Everyone will prepare his own account. Everyone will go in his own cover. वजीर आजम की कवर में भी तकिया नहीं रखा जाता। ओके, कमीशन रिसीवेबल जी, कौन सा अकाउंट बनाए, कमीशन इनकम, कमीशन इनकम अकाउंट। हियर कम्स ओपनिंग रिसीवेबल, हियर कम्स क्लोजिंग रिसीवेबल। क्लोजिंग रिसीवेबल 12, closing receivable. Okay, now my next question is, अगर ये रिसीवेबल, अच्छा इसको ना कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं कहते, इसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं कहते। कमीशन की पूरे साल की पूरी कहानी नहीं सुनाई। इजलाल क्या मतलब, पहला बुलेट रिकॉर्ड नहीं हुआ, दूसरा बुलेट रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपको कैसे पता चलेगा पहला बुलेट रिकॉर्ड हो गया, 350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड हो गई हैं, ऊपर नजर आ रही है, और वैसे भी कैश में पे हुई है, ऊपर नजर आ रही है। तो क्लोजिंग होता है ना, किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग गिवन हो, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग मिसिंग होता है, तो अब वो क्लोजिंग अवेलेबल होता है, वो जो क्लोजिंग अवेलेबल होता है बस मजबूरन उसी से हमें खेलना होता है। अब ये मेरे ख्याल से, मैं आपसे अगर बात करूं, ये प्रॉपर अकाउंट नहीं बन रहा, ये हम खींच तान के जबरदस्ती बस अकाउंट बना रहे हैं। यार बना दे यार, बस खींच तान के जबरदस्ती अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन होती तो बड़ा जबरदस्त अच्छा अकाउंट बनता, डेट्स के साथ, कब कमीशन आया, जैसे अभी बने, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ आया अवेलेबल। तो इतना डाटा अवेलेबल नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी क्लोजिंग अवेलेबल हो तो खींच तान के बस अकाउंट बना दिया करना, जैसे आपको बनाना सिखाया हुआ है। इसमें प्रॉपर फिगर्स नहीं निकल सकती। इसका झटका तरीका क्या बताया हुआ है, इसका झटका तरीका ये बताया हुआ है, ये जो अकाउंट है जिसमें सिर्फ क्लोजिंग गिवन है, तो इसमें आपको बैलेंसिंग कुछ नहीं निकालना। ओपनिंग आ रहा होता है तो मैंने कहा था ऑपोजिट साइड पे लिख दें, क्लोजिंग आ रहा है तो ऑपोजिट साइड पे लिख दें। इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं है, ज्यादा लॉजिक्स भी नहीं लग सकती, क्योंकि बात जो है वो वाजे तौर पे समझ नहीं आ रही, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। अब इस अकाउंट के अंदर लॉजिक क्या बताई थी, रिसीवेबल कब रिसीव होने, रिसीवेबल कब रिसीव होने, बोले 11 में। तो फिर इस साल कैश तो नहीं मैं लिख सकता, इस साल मजबूरन कहा। प्रॉब्लम इन 350 में क्या पड़ा हुआ है, ये पिज्जा है, इसमें क्या लगा हुआ है, जैम। पिज्जा कितने इसमें 300 का, इसमें 50 का क्या पड़ा हुआ है, जैम। तो पिज्जे से जैम को हटाना पड़ेगा, फिर ही मजा आएगा। तो चलें जी, अब क्या करें, माइनस कर दें जैम को या जमा कर दें जैम को। पहला बुलेट पढ़ के आपको वो देखेंगे कि टैक्स अथॉरिटीज कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं। बोथ इनकम्स वर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, बोथ इनकम्स वर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। आप परसों वाला सफा निकालें, और परसों वाला सफा निकाल के इसको गले लगा लें, परसों वाला सफा निकालें और सफे को निकाल के सफे के एंड पे जाएं और एंड पे जाके जो है लेफ्ट साइड पे आए। करंट टैक्स में क्या करना है, इनकम को रिवर्स और कैश को, कैश नहीं अवेलेबल, इनकम्प्लीट अकाउंट है मैंने कहा पूरा, बस इनकम को क्या करते हैं सिर्फ रिवर्स। क्या कमीशन इनकम कितना 12, इसको रिवर्स कर दो। अगला काम बताएंगे करना, बोले 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 डिविडेंड कितों आ गया, वो चाचा जी वर्किंग टू किन्ने पूरी करनी जी। अभी तक आपको ना समझ अंदाजा नहीं हुआ परसों वाले सफे की कीमत का। परसों वाले सफे पे एंड पे एक और लाइन लिखी हुई है, इन डेफर्ड टैक्स कैरिंग अमाउंट
बोले बोले विल अपीयर। टैक्स वालों की नजर में रिसीव्ड बेसिस चल रही है या रिसीवेबल? तो रिसीवेबल कोई नहीं। फेस पे कहां पे पड़ी हुई थी? बैलेंस शीट के फेस पे कितनी पड़ी हुई थी? 350। 350 था क्या? नेक्स्ट, कम ऑन डिविडेंड। आगे रेट रूट छोड़ें, रेट रूट छोड़ें। डिविडेंड इनकम, अंदर आए इनकम। ओके 2010 जी क्या अवेलेबल है? पूरे अकाउंट का डेटा अवेलेबल है या सिर्फ क्लोजिंग रिसीवेबल है? तो पूरा प्रॉपर फुल फ्लैश अकाउंट बन सकता है या बस जितना बन सकता है वो बना लें? जितना बन सकता है वो बना लें। बोला करें ना, जितना बन सकता है वो बना लें। जी बोले कितना? 35। ये रिसीवेबल कैश में कब रिसीव होगा? 2000। तो फिलहाल फिर इस साल कहां डालें? कैश में तो नहीं डाल सकते इस साल, प्रॉफिट लॉस में कितना? 35। आप बता दें टैक्स वाले कौन सी बेसिस फॉलो करें? परसों वाले सफे पे आ जाएं। क्या करना है? इनकम को और कैश को रिकॉर्ड। इन अकाउंट्स में असल में पूरा डेटा नहीं दिया होता, तो बस फिर कैश कोई है ही नहीं, इनकम को रिवर्स कर दे। क्या? डिविडेंड इनकम कितनी पड़े? शेयर भी देने पड़े। अब हमें जो शेयर देने पड़े वो भी इन्वेस्टमेंट में ऐड करें। थोड़े से पैसे ले लो, थोड़े से शेयर। नो, कैश गिवन नहीं, शेयर्स ऑफ पी गिवन। पी ने अपने शेयर दिए हैं। शेयर देके क्या लिया? पैसे लिए या सब्सिडरी ली है? शेयर देके क्या लिया? वैसे आपको पता है राइट शेयर की एंट्री क्या होती थी? राइट शेयर की कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर। बोले किसी के पास लेक्चर तरतीब से लगे हों मुझे दे दे अभी। इस एडजस्टमेंट के आगे लिखें आप लोग लेक्चर 9 एडजस्टमेंट 4। वो फिर ना घर जाके देखनी है, अभी नहीं देखनी। इस एडजस्टमेंट के आगे लिखें लेक्चर 9 एडजस्टमेंट 4। कुछ को याद भी आ रही होगी। लेक्चर 9 एडजस्टमेंट 4 आपने जाके देखनी है और फिर कल मुझे आके बताना है कि इसमें और इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आया। लेक्चर 9 के 4 की एडजस्टमेंट एग्जैक्ट इसके आगे लिखना है, 0.5 के आगे। लेक्चर 9 क्वेश्चन 1 एडजस्टमेंट 4। कितने लोगों को याद आ रही है एडजस्टमेंट? उधर भी अदर इनकम में कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन प्लीज उसको भी छोड़ें, उसको भी छोड़ें। अच्छा भाई, कल एक स्टैंडर्ड का पैरा लिखवाया था, बस छोड़ें। अब ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अवेलेबल। मुझे पहले ये बता दें डिफरेंसेस की नेचर। लायबिलिटी एसेट एसेट एसेट, तो ये वाहिद डिडक्टेबल है और ये सारे टैक्सेबल। ओके पहले ना जिसके अलग रेट अवेलेबल है हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड लिखा, तो अलाउ मी टू रिकॉर्ड प्लीज। एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट। ओ भाई, शेयर कैपिटल तब मैं क्रेडिट करता जब यहां ₹10 लिखा होता। शेयर कैपिटल में तब क्रेडिट करता जब यहां ₹10 लिखा होता। मैं कैसे लिख सकता हूं यहां पे? सोचे सोचे सोचे, मैं कैसे शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दूं? शेयर कैपिटल हमेशा किससे व्हेन द एसेट इज रियलाइज्ड। ओके, मुझे बता दें ये दोनों रियलाइज रिसीव कब होने हैं? अगले साल। तो फिर इन पे टैक्स रेट जो 2010 का है वो लगा दें, या अगर 10 में 11 का रेट पता चल गया तो वही लगा दें। समझ आई बात? हमें रिसीव हो गए या रिसीवेबल है? अगर रिसीवेबल है तो इस साल टैक्स देना है या जब रिसीव होंगे तब टैक्स देना है? तो अकल क्या कहती है कि एक चीज रिसीव ही नहीं हुई
तो रिसीव होने पे टैक्स देना है और रिसीव होने के साल का रेट पता चल गया है, तो कौन सा रेट लगाएं, जो रिसीवेबल के साल का रेट है या जिस साल रिसीव होने पड़े। अब हमें 10 के रेट नहीं चाहिए, हमें रेट किसके चाहिए, 11 के। बोथ इनकम्स आर टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 30% अप टू बोले 31 दिसंबर 10 तक दोनों का रेट क्या था 30%। लेकिन 10 के साल में तो टैक्स वालों ने टैक्स ही नहीं मांगना, उन्होंने टैक्स कब मांगने, जब रिसीव होंगी। वो कब रिसीव होंगी, 11 का रेट देखें जी, विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी 11। यहां पे आपने लिखा पैरा 47 विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी 11 कमीशन इनकम इज एग्जाम्प्ट, ओह मजे, कमीशन इनकम इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स whereas dividend income is taxable at 10%. Okay, dividend income is, commission income is 10%. आमतौर पे इनकम्स के ही डिफरेंट रेट दिए होते हैं जी। बोल 7 पॉइंट 0 पॉइंट 45। कोई जर्नल एंट्री पोस्ट करा सकते हैं, जर्नल एंट्री कैसे करूं, क्या क्या पोस्ट करूं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कराएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट कहां, ये मैं प्लस कर रहा हूं, वन 'जरूर लेक्चर 9 देखना है यहां जाके घर में, यहां पे आपको कुछ होता हुआ नजर आ रहा होगा लेक्चर 9 में, फिर आपने आके मेरे से फर्क कल पूछने कि लेक्चर 9 में यहां पे क्यों हुआ था। याद आ रहा है किसी को लेक्चर 9 में यहां पे एक और काम किया था और आज इधर कर रहे हैं, ये कल आपने जरूर आके पूछना है लेक्चर 9 रिवाइज करके। अच्छा भाई एक बात अब सुन लें, चाहे करंट टैक्स में चाहे डेफर्ड टैक्स में, जहां जहां आपको ऐसे से पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। अभी हम कल पढ़ेंगे थोड़े से पैसे ले लो आउट हो जाएगी, चाहे करंट टैक्स में चाहे डेफर्ड टैक्स में, जहां जहां 35% रेट यूज नहीं हुआ वहां रिकॉन्सिलेशन क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है हम पीबीटी पकड़ते ही फौरन कौन सा रेट लगाएंगे, जनरल रेट, वो कितना है 35%। तो लिखें जहां जहां करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में 35% यूज नहीं हुआ वहां रिकॉन्सिलेशन आउट हो जाएगी। जैम प्लीज याद रखा करें, इसमें क्या पड़ा हुआ है, जैम, इसमें जैम जी बोले, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अकाउंट पहले बना लेते हैं ना। ये कम जनवरी 2000 ब्रॉट डाउन 10.5 31/12/10 कैरी डाउन 10.93
ये साइड किसके लिए खास है? ये साइड किसके लिए खास है? रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस के लिए। इस बात को करते हुए कितने लोगों के जहन में बैंक अकाउंट में एक्सपेंस आया था जहन में? तो मैंने कहा था फौरन आपके जहन में आ जाया करेगा। मैंने एक दिन बैंक अकाउंट बना के यहाँ एक्सपेंस शो किया था। मैंने कहा था ये साइड किसके लिए खास हुआ करेगी? रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस के लिए। जी बोलें। 0 पॉइंट। जी भाई ये क्या लाए? अच्छा दूसरी क्लास, मैंने कहा शायद मेरे लिए कुछ लाए। ओके चलें जी, अब नोट बनाते हैं खूबसूरत सा। कंपनी का नाम बताएं। आज एंट्रीज भी कर लेते हैं। मैं कह रहे पूरे सवाल दिया करनी है ना। ये जनरल एंट्रीज हैं। आज एक आपको बता दूं, शायद ये बात कल हेल्प आउट करे। करंट टैक्स पेबल का नाम आई कैप रखता है प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। करंट टैक्स No, there is no need of this working. एक फिगर उसी पे टैक्स ले लिया करेंगे, फिर तो खत्म करें, बंद करें, फिर एफबीआर का दफ्तर। फिर वो क्या कर रहे हैं? फिर तो जो हम कहेंगे वो सही मान लिया करेंगे ना। क्या एफबीआर वाले इस कैलकुलेशन पे कहीं हमारी एरर निकाल सकते हैं? हमारी एरर निकाल सकते हैं? या इस कैलकुलेशन के अंदर हमने कोई कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ किया उसे पकड़ सकते हैं? तो इसलिए अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं कि एफबीआर वालों का कोई पता नहीं। मेरे भाई ये 40% है, ये एनसीआई के शेयर्स हैं। अब एनसीआई के शेयर्स किस पे मेजर करनी है? प्रोपोर्शनेट बेस पे, फेयर वैल्यू पे। 40% पता है किसका करते होते हैं? वो 580 को जब इधर बुलाते हैं तब 40% करते होते हैं। अब ये तो ऑलरेडी एनसीआई के शेयर्स। कल तैयार होके आना है, कल हम अंदाजा लगाएंगे 56, गवर्नमेंट मांगेगी 58, फिर फटा पड़ेगा। उसके लिए अभी मेंटली तैयार की है प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, कल हमने अंडर ओवर प्रोविजन पढ़नी है। चलें जी, अब बता दें। आउट स्टेशन वाले सोच रहे थे मैं तो टिकट कराई हुई थी जुमेरात की, मैं तो जाए, मैं तो आया ही ना करे। मैं आता क्यों है? मैं क्लासें क्यों ले रहा है? मैं सीए क्यों कर रहा है? मैं अच्छा जी, नोट बनाए। वो लोग ही चले गए जो। अच्छा जी, टैक्सेशन, ये उनको देख के लाहौर वाले भी खराब होते हैं। अच्छा तू नहीं आ रहा, चल ठीक है, मैं भी नहीं आ रहा। टैक्स एक्सपेंस, सीटी डीटी। भाई आप जिक्र पे हो, जिक्र करो, मैच कर जाए। ठीक है, अच्छा जी, 56.61। ओके, आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें। इससे एडजस्टमेंट हमने क्लास में की हुई है। पूरा लिखा करना ऑफ पीबीटी विद टैक्स। सीट बेल्ट, टैक्स रेट्स 5.5%, टैक्स 7। भाई अब आपने खुद ही पढ़ा डाला है, आपने बस रेट ही एक लगाया है 35।
सवाल चीख चीख के पुकार है, मेरे में 15 भी है, मेरे में 0 भी है, 10, अच्छा 10 ठीक है 10, ओके, मेरे में 10 भी है, मेरे में 0 में है। आपने खुद ही देखिए ना, आप डेफर्ड टैक्स की फिगर भी घुमा के लाए हैं, इधर करंट की फिगर भी घुमा के लाए हैं। अब जब करंट की फिगर घुमा के लाए हैं वहां तो सब पे 35 लगाया, और डेफर्ड की जब घुमा के लाए हैं तो वहां पे सब पे 35 नहीं लगाया, तो ये वाली फिगर 10.93 से ही 0.43 निकले ना बाहर, तो 0.43 में तो सब पे 35 लगा ही नहीं हुआ। तो अब आपने खुद अपने आप को घुमा लिया, कौन सा रेट लगा के, 35%, ठीक है। तो अब घूम गया, ये नहीं करना। चले जी, तर 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 तर, ये इस पे कितना लगना चाहिए था आम हालात में, 35, लेकिन पढ़े भाई, अब बाद में समझाना। ऑन यकम अप्रैल 16 a contract for management services was also signed। यकम अप्रैल 16 को मैनेजमेंट सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ना। देखो कौन सी इनकम है ये, कमीशन इनकम है जी। अमाउंट 12 इंटू, उधर से अमाउंट उठा लें, इंटू 35%, 4.2। ओके, चलते चलते इन सब पे 35 लगा, 35 35 35, इस पे 10 लगा, कितना लगना चाहिए था 35, कितना लगा, कितना कम लगा 25, कितना कम लगा 25। आपने बल्कि 25 ज्यादा लगा दिया, अगर मैं यहां पे खड़े होकर बात करूं तो 25%। जी बोले, इनकम का नाम, डिविडेंड अमाउंट 35 इंटू 25%, 8.57 0, जो आ रहा है वो लिखवाएं बस, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। 0.01 का डिफरेंस आया राउंडिंग की वजह से। लेस क्यों है लेस, ये एक्सपेंसेस है, इनकम्स हैं। इनकम्स आपको पता है करंट टैक्स की वर्किंग में क्या होती हैं, लेस बहुत छेती होती है, जो बात खत्म करने की देर हो तो नसो भाई सवाल की हाँ अच्छा होगी, चल भाई बैग पैक कर जाएं, सबने जाना है जाएं।